तो हम अब अपना सर ने आज आपको मॉर्निंग में बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप के बारे में पढ़ाया होगा, है ना? तो उसमें क्या क्या कवर करा दिया, रिलेशनशिप कवर करा दी है सारी आपकी। रिलेशनशिप कवर हो गई है आपकी। हाँ, बताइए। नो सर, नहीं हुई, पूरी नहीं हुई, पूरी नहीं हुई पूरी है नहीं सर। हुई है अभी। ओके। नहीं, चलिए हम उसको। डिपॉजिट और लोन तक हुआ था। ओके, हम आगे थोड़ा उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज आप लोगों को, अच्छा पहले ये बताइए, कल जो टॉपिक मैंने कवर कराया था उसमें किसी को कोई डाउट है? किसी भी टॉपिक में कोई क्वेश्चन होगा आप लोगों का, कोई डाउट है आप लोगों का तो बताइए। कल जो टॉपिक कराया उसमें सब है कोई क्लियर है डाउट? सर। सब क्लियर है? ओके। आप लोगों को वीडियो भी भेजा था, देखा था आप लोगों ने? यस देखा सर। नहीं, कम ही लोगों ने देखा है शायद, है ना? चलिए। तो सर क्वेश्चन है। हाँ हाँ, बताइए। सर मैं ग्रुप में ज्वाइन नहीं हूँ। कौन कौन आप ज्वाइन नहीं है ग्रुप में? अरुण? अरुण आप, अरुण कहाँ से हैं आप अरुण? सर मैं वायर सर्विस से। ग्रुप में तो आपको ज्वाइन किया था, आप क्यों ज्वाइन नहीं हुए फिर? ग्रुप में तो किया था, आपके पास मेरा नंबर होगा। नो सर। आप मेरा नंबर नोट कीजिए एक बार। बता दीजिए। 88, बताइए। 00, 0 621, 621। 560। आप अपना नेम लिख के मुझे व्हाट्सअप कीजिए एक बार, साथ में बाई सर्विस भी लिख देना, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा आपको। ठीक है। हाँ, तो हम लोग आज, सर ने आपको जो स्टार्ट कराया एक बार उसका थोड़ा ब्रीफ में बात कर लेते हैं, फिर आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज मॉर्निंग में आपको सर ने बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। तो उसमें सबसे पहले आपसे बात की गई थी कस्टमर के बारे में, कि कस्टमर कौन होता है ना? ये आपसे डिस्कशन हुआ होगा आपका। तो देखिए, जो कस्टमर है वो बैंक के लिए वो पर्सन या कोई भी एंटिटी, एंटिटी का मतलब कोई कंपनी है, बिजनेस करती है किसी भी प्रकार की फॉर्म में, वो रजिस्टर्ड है ना, बिजनेस एंटिटी, या कोई इंस्टीट्यूशन, या कोई ट्रस्ट, या कुछ भी, कोई इंस्टीट्यूट है, क्लब है ना, ट्रस्ट है। तो अगर कोई भी अपना अकाउंट ओपन कराता है बैंक के अंदर, तो वो बैंक के लिए कस्टमर ही माना जाता है। ठीक है। कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल, या जॉइंट कराता है, या कोई बिजनेस एंटिटी, या कोई ट्रस्ट, या कोई कॉलेज, या कोई इंस्टीट्यूट, या क्लब, कोई भी अगर मान लीजिए कि किसी प्रकार का अकाउंट ओपन कराता है बैंक में, तो बैंक के लिए कस्टमर ही माना जाता है। लेकिन कस्टमर शब्द की कोई डेफिनेशन किसी भी बैंकिंग जुडिशरी एक्ट के अंदर नहीं दी गई है। बैंकिंग के किसी भी एक्ट के अंदर कस्टमर की डेफिनेशन नहीं दी गई है। आप सभी कैमरा ऑन करें अपना, सारे कैंडिडेट कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑन रखें सब अपना। लेकिन बाद में एक एक्ट पास किया गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जब पास किया गया, तो इसमें कस्टमर शब्द को डिफाइन किया गया कि बैंक के लिए कस्टमर कौन होगा, वहां बताया गया इसके बारे में। उससे पहले किसी भी जगह बैंकिंग के किसी भी एक्ट के अंदर कस्टमर की डेफिनेशन नहीं बताई गई है। तो यहाँ पे बताया गया है कि बैंक के लिए कस्टमर वो पर्सन, कोई व्यक्ति, या कोई संस्था, या कोई कॉलेज, इंस्टीट्यूट, क्लब, है ना, एसोसिएशन, सोसाइटी, अगर कोई भी अपना अकाउंट ओपन करती है बैंक के अंदर, तो बैंक के लिए कस्टमर मानी जाएगी। हालांकि हम उन्हें भी कस्टमर कहते हैं कि जो बैंक में किसी इंक्वायरी करने आए हैं, कोई इंफॉर्मेशन लेने आए हैं, वो भी हमारे कस्टमर है, लेकिन हम उनको वॉक इन कस्टमर कहते हैं। ठीक है ना? वो हमारे कस्टमर, सिर्फ कस्टमर शब्द उनके लिए यूज नहीं करेंगे, हम उनके लिए वॉक इन कस्टमर यूज करेंगे। लेकिन रियल मैनर में कस्टमर वही है जिसने अकाउंट ओपन कराया है बैंक के अंदर, उसे हम कस्टमर मानते हैं।
तो आपको अलग अलग प्रकार के कस्टमर्स के बारे में बताया गया होगा मॉर्निंग में, जिसमें इंडिविजुअल, जॉइंट, ब्लाइंड, इलिटरेट, है ना। और बिजनेस करने वाली जो एंटिटी है उसमें प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी बताया होगा, है ना, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। फिर आपको कंपनीज के बारे में बताया होगा, प्राइवेट कंपनी, है ना, लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। तो इसमें लिमिटेड कंपनी में तीन कैटेगरी बताई होंगी आपको, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड और गवर्नमेंट कंपनी। उसके बाद आपको जॉइंट हिंदू फैमिली, क्लब्स, सोसाइटी, ये सभी बताए गए होंगे आपको, है ना। सारे कस्टमर्स आपको बता दिए गए हैं हालांकि, फिर भी हम एक बार वन बाय वन थोड़ा उनके बारे में और जान लेते हैं, तो जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या है। तो कस्टमर का समझ में आया कि कस्टमर कौन होता है, और कस्टमर जो वर्ड है ना, उसको कहाँ पे डिफाइन किया गया, ये आपको मैंने बता दिया। कस्टमर जो वर्ड है या कस्टमर जो टर्म है उसको डिफाइन किया गया है पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में डिफाइन किया गया। ठीक है, देखिए ये हैं कस्टमर हमारे अलग अलग प्रकार के, मेजरली, है ना, ये कस्टमर्स हैं हमारे। तो इसमें इंडिविजुअल्स कस्टमर का मतलब क्या है कि जब कोई एक पर्सन अपने नाम से अकाउंट ओपन करता है तो उसको हम इंडिविजुअल्स कस्टमर्स के नाम से जानते हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट ओपन करे या एफडी अकाउंट ओपन करे या करंट अकाउंट ओपन करे। तो कोई भी पर्सन जब एक व्यक्तिगत रूप से अपना अकाउंट ओपन करता है तो वो हमारे लिए इंडिविजुअल कस्टमर्स या व्यक्तिगत रूप से उसका अकाउंट करते हैं हम, तो उसे हम इंडिविजुअल्स कस्टमर के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर कोई दो लोग मिलके किसी अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो उनको जॉइंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, और ये ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ जो होते हैं ना, वो ज्यादातर अपना जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं, है ना। तो जॉइंट अकाउंट जब हम ओपन करते हैं तो दोनों ही पार्टी का केवाईसी करते हैं हम। केवाईसी का मतलब दोनों ही पार्टी के डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोसीजर है बैंक का अकाउंट ओपनिंग का, उसको दोनों का ही करते हैं। हम अभी आने वाले चैप्टर में केवाईसी डिटेल में पढ़ेंगे आप, तो जब वहां पे केवाईसी का डिस्कशन हम डिटेल में करेंगे। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है कस्टमर्स में वो उठता है इलिटरेट पर्सन से। अक्सर इससे जुड़ा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये इलिटरेट होता क्या है ना, इसको समझते हैं हम लोग। इलिटरेट का मतलब क्या होता है। तो इलिटरेट का मतलब अगर हम जनरल वर्ड की बात करें, अगर हम जनरली किसी भी पर्सन को इलिटरेट तब बोलते हैं जब वो पढ़ा लिखा नहीं होता, उसे हम इलिटरेट बोलते हैं। बट अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में इलिटरेट का मतलब थोड़ा अलग है। कैसे अलग है बैंकिंग में? बैंकिंग में इलिटरेट का मतलब है उस व्यक्ति से जो साइन करना नहीं जानता है। ठीक है, बैंकिंग में हमारा उसका मतलब उसकी क्वालिफिकेशन से नहीं है, हमारा उससे किसी प्रकार का एजुकेशन से हम उसका जज नहीं करते। हम बेसिकली उसको इलिटरेट मानते हैं कि अगर वो साइन करना जानता है या नहीं जानता। पलक यहाँ फोकस कीजिए प्लीज, पलक यहाँ फोकस कीजिए मैडम, अपने कलीग से बाद में बात कर लेना आप। ओके सर। हम्म। तो इलिटरेट में क्या है कि जो पर्सन साइन करना नहीं जानता है ना, उसे हम इलिटरेट मानते हैं। तो हमारा एक्चुअली क्या है, अकाउंट ऑपरेशन से लेना देना है उसका, कि जो वो अकाउंट ओपन कर रहा है उसको वो ऑपरेट कैसे करेगा। तो अगर वो साइन करना जानता है तो हम उसको चेकबुक की सुविधा देंगे, करंट अकाउंट भी खोल देंगे, एटीएम भी दे देंगे उसे। लेकिन अगर कोई पर्सन साइन करना नहीं जानता है, अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन कभी स्कूल नहीं गया, कभी भी नहीं गया, लेकिन उसको किसी ने साइन करना सिखा दिया, वो साइन करना जानता है, तो वो हमारे लिए लिटरेट ही रहेगा। हम उसे फिर लिटरेट नहीं बोलेंगे, हमारे लिए वो क्या रहेगा, लिटरेट रहेगा। ठीक है, क्लियर है? हम्म, क्लियर हुआ है एक बार आपको? रिपीट कर दीजिए, एक बार रिपीट कर दीजिए। कि हम बोल रहे हैं कि अगर कोई पर्सन साइन करना जानता है तो वो लिटरेट होगा, और अगर साइन करना नहीं जानता है तो इलिटरेट रहेगा। तो जो व्यक्ति साइन करना नहीं जानता उसे हम इलिटरेट मानते हैं बैंकिंग में। तो इलिटरेट पर्सन को हम
क्या है कि सेविंग अकाउंट खोल देंगे उसका और एफडी अकाउंट खोल देंगे उसका, लेकिन करंट अकाउंट नहीं खोलेंगे। और सेविंग अकाउंट अगर ओपन करेंगे तो हम उसको चेकबुक की सुविधा नहीं देंगे, एटीएम की सुविधा नहीं देंगे। ये हमारा क्या है, इलिटरेट पर्सन का प्रोसेस है अकाउंट ओपनिंग का, है ना। उसको ये सुविधा नहीं देंगे। अब है माइनर। माइनर आप सभी जानते हैं कि जिसकी उम्र 18 साल से कम है उसे हम क्या मानेंगे, माइनर मानेंगे। लेकिन माइनर भी हमारा जी। दो तरीके का होता है, ठीक है। माइनर भी क्या है, हमारा दो तरीके का होता है। क्योंकि अगर माइनर के साथ हम मान लीजिए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्या है, नल एंड वाइड हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो वाइड हो जाएगा। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हमारे इंडिया में बना हुआ है 1872, वो ये कहता है कि माइनर के साथ किया गया किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली इनवैलिड है, वो वाइड है। तो इसलिए क्या है कि बैंक में माइनर के साथ डील करते टाइम बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि माइनर का हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसे क्रेडिट की सुविधा नहीं देते हम। क्रेडिट मतलब ऋण की सुविधा नहीं देते, क्योंकि अगर हमने ऋण दे दिया, अगर कल को हमने कोई लोन दे दिया उसे और उसने कल को पैसा पे करने से मना कर दिया, तो आप उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई लीगल कार्रवाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट, जो लोन एग्रीमेंट साइन करेंगे वो ऑटोमेटिक इनवैलिड ठहरा दिया जाएगा कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो माइनर भी यहाँ पे दो तरीके के हैं। एक माइनर है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, जिसके पेरेंट्स हैं, उसे हम 18 साल से कम मानते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा बच्चा है कि जिसके पेरेंट्स नहीं है और उसके लीगल गार्जियंस कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो होते हैं ना कई बार कि बच्चा, उसके मान लीजिए कि पेरेंट्स मर गए या नहीं रहे और बच्चा बहुत अमीर होता है तो उसका कोई लीगल गार्जियंस डिक्लेयर कर दिया जाता है, प्रॉपर्टीज होती है उसके पास। ऐसे कई बार देखा होगा आपने। अगर रियल में नहीं देखा होगा तो मूवीज में देखा होगा आपने। देखा है कभी? सुना है ऐसा? हम्म, सुना है किसी ने? कभी देखना ऐसा, कभी आपके सामने मूवीज वगैरह में ये चीजें अक्सर सामने आती हैं। एक मूवी है पुरानी, नाना पाटेकर और जॉन अब्राहम की। तो उसमें इस चीज के बारे में बताया भी गया है। मूवी का नाम है टैक्सी नंबर 9211, है ना। तो उसमें जो जॉन अब्राहम होता है उसका ये माइनर का इशू होता है, उसके पेरेंट्स डिक्लेयर होते हैं कोर्ट से। तो 21 साल तक उसको नाबालिग माना जाता है जिसके कोर्ट से पेरेंट्स डिक्लेयर होते हैं, है ना। ये दो चीजें ध्यान रखनी है आपको। तो माइनर का हम अकाउंट अगर ओपन करेंगे तो हम उसे किसी क्रेडिट सुविधा नहीं देंगे, ठीक है। अगर किसी प्रकार का कोई सुविधा दिया भी गया तो उसकी किसकी, गार्जियंस की या उसके पेरेंट्स की गारंटी पे दिया जाएगा, उसके ऊपर नहीं देंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एजुकेशन लोन ले लेते हैं बच्चे हायर स्टडीज के लिए। तो एजुकेशन लोन में ज्यादातर क्या होता है कि कई बार बच्चा नाबालिग होता है जब उसको दिया जाता है हायर स्टडीज के लिए। तो उस केस में हम उसके गार्जियंस की या पेरेंट्स की गारंटी पे देते हैं, उसके ऊपर नहीं देते, क्योंकि कल को उसने मना कर दिया देने के लिए तो क्या करेंगे फिर उस टाइम पर? उस पर आप लीगल केस तो कर नहीं सकते, क्योंकि जिस टाइम उसने लोन के लिए अप्लाई किया था उस टाइम वो क्या था, माइनर था, है ना। अब है ब्लाइंड पर्सन। तो ब्लाइंड आप जानते हैं कि ब्लाइंड एक तो जिसको बहुत कम दिखता है या बिल्कुल ही नहीं दिखता है, दो तरीके के हो सकते हैं। तो ब्लाइंड के केस में भी हम उसका क्या है कि एटीएम की सुविधा नहीं देते हैं और उसका भी हम सिग्नेचर वैलिड नहीं मानते हैं। उस पर्सन को भी कहा जाता है कि जब भी लेन देन करना है उसे ब्रांच में आना पड़ेगा। और बैंकर को कहा जाता है कि आप जब भी ब्लाइंड पर्सन से डील करें तो बोलकर बात करें, बोलकर बताएं उसे वो कितना पैसा निकाल रहा है, कितना पैसा जमा कर रहा है, बोलकर बताएं उसे, है ना, ब्लाइंड के केस में। अब है कि बिजनेस करने वाली जो एंटिटी है उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है कि ये तो चलिए सेविंग अकाउंट खुलाने वाले लोग थे। अब अगर कोई करंट अकाउंट ओपन करना चाहता है तो करंट अकाउंट ओपन करने के लिए उसका कोई एंटिटी होना चाहिए, या इंडिविजुअल पर्सन भी कर सकता है हालांकि करंट अकाउंट, लेकिन बिजनेस करने के लिए अक्सर कोई कुछ ना कुछ रजिस्टर्ड कराता है अपना, कुछ ना कुछ फॉर्म में वो बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्योंकि बिलिंग वगैरह करेगा तो कैसे करेगा वो, है ना, ये है इशू। तो उसमें क्या है कि प्रोपराइटरशिप कंसर्न फर्म होता है, पार्टनरशिप फर्म होता है और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। पहले इन तीनों को समझते हैं क्या है।
प्रोपराइटरशिप कंसर्न फर्म का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति सिंगल ओनरशिप के साथ किसी बिजनेस को करना चाहता है ना, सिंगल ओनरशिप के साथ कोई बिजनेस करना चाहता है। मान लो पूनम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं और ये चाहती हैं कि किसी को भी मालिकाना हक शेयर ना करे, वो अकेला करना चाहती है ना, तो ये अपने नाम पे प्रोपराइटरशिप बनवा लेंगी। सिंगल पर्सन अगर बिजनेस करना चाहता है, वो किसी के साथ ओनरशिप शेयर नहीं करना चाहता, तो उसके पास ये ऑप्शन है इंडिया में कि वो प्रोपराइटरशिप बना के बिजनेस कर सकता है। तो जब प्रोपराइटरशिप कंसर्न फर्म का अकाउंट हम ओपन करते हैं, तो जिसके नाम पर ये प्रोपराइटरशिप है उसको हम बोलते हैं प्रोपराइटर। तो प्रोपराइटर का ही केवाईसी करेंगे हम, उसी का केवाईसी होगा, उसी के नाम पे अकाउंट ओपन किया जाएगा, है ना, ठीक है, उसी का केवाईसी करेंगे। अब मान लीजिए कि पहले क्या था कि प्रोपराइटरशिप भी एक हमारे पास एक ऑप्शन था, लेकिन अब क्या है कि कोई पर्सन मान लीजिए कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के रूप में काम करना चाहता है, कंपनी के रूप में काम करना चाहता है, तो अब एक नया फॉर्मेट और आ गया है, वो है ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। अगर कोई कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड कराना चाहता है, तो वो वन पर्सन कंपनी भी रजिस्टर्ड करा सकता है। आज की डेट में एक नया ऑप्शन ये भी है हमारे पास, है ना, वन पर्सन के नाम पे कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी। अब है पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म का क्या है कि जो बिजनेस में दो या दो से ज्यादा लोग मिलके किसी बिजनेस को करना चाहते हैं। मान लीजिए कि पूनम है और पलक है, दोनों एक दूसरे को जानती हैं और दोनों ने प्लान किया कि हम एक काम करते हैं, हम दोनों बिजनेस स्टार्ट करते हैं कॉस्मेटिक का। तो दोनों ने एक फर्म बनाया, फर्म का नाम रखा पूनम एंड पलक कॉस्मेटिक, फर्म का नाम रख लिया इन्होंने, है ना, पूनम एंड पलक कॉस्मेटिक के नाम से मान लीजिए फर्म बना लिया दोनों ने, और दोनों ने प्लान किया कि मिलके काम करेंगे। तो जब पार्टनरशिप फर्म बनाई जाती है तो पहले इसका एक डीड बनता है। डीड क्या होता है, ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है, या आप ये कह सकते हैं एक डॉक्यूमेंट होता है डीड, जिसमें दोनों पार्टनर की डिटेल होगी, ठीक है, दोनों का कितना कितना शेयर लगा हुआ है वो होगा, दोनों कैसे कैसे बिजनेस में क्या क्या जिम्मेदारियां निभाएंगे वो उसमें लिखी होंगी, और अगर पैसा आएगा, प्रॉफिट आएगा तो कैसे बटेगा वो होगा, लॉस होगा तो कैसे डिवाइड होगा दोनों में वो भी होगा। और अगर दोनों में से कोई एक पर्सन पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जाता है, तो उसको क्या दिया जाएगा, कैसे होगा प्रोसेस उसका, ये भी उसमें मेंशन होगा। फिर पार्टनरशिप फर्म के नाम पर एक पैन कार्ड बनवाया जाता है। जब डीड बन जाती है ना, तो डीड रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। आप चाहें तो रजिस्टर्ड करा सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो अनरजिस्टर्ड भी करा सकते हैं। तो उसमें क्या है कि पार्टनरशिप फर्म जो है इसका एक पैन कार्ड बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा पैन कार्ड, क्योंकि इसमें ऑनरशिप एक की नहीं है ना, एक का तो ऑनरशिप है नहीं, प्रोपराइटरशिप में तो एक का ऑनरशिप था तो उसी के नाम से सब कुछ हो गया, यहाँ पे एक का ऑनरशिप नहीं है। तो जब ईयर एंड में जो भी इनकम होगा, तो इनकम का जो डिटेल है, जो हमें हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ता है, टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ते हैं उन्हें, तो जब वो आईटीआर फाइल होगी तो वहां पे कैसे पता चलेगा कि पूनम की इनकम कितनी है, पलक की कितनी है, कोई इसमें तो आप दिखा नहीं सकते ना, दोनों दोनों मालिक हैं, तो इसलिए उसी के नाम पे सब कुछ होगा। प्रॉपराइट जो पार्टनरशिप फर्म है उसका एक पैन कार्ड बनेगा, जिसमें फोटो लगा हुआ नहीं होगा, बस नाम होगा पूनम एंड पलक कॉस्मेटिक, और पैन नंबर होगा उसके अंदर। जैसे आपके पैन कार्ड पे फोटो लगा होता है ना आपका, इधर नहीं लगा होता। तो जब वो आ जाएगा, तो फिर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं, और अकाउंट ओपन कराने में आप दोनों का केवाईसी लगेगा, जो डीड आपने बनाई थी उसकी कॉपी आपको देनी पड़ेगी, जो पैन कार्ड आपकी फर्म के नाम पर है वो आपको देना पड़ेगा, तब जाके आपका अकाउंट ओपन होगा। और जब आप अकाउंट ओपन करेंगे, तो जिस बैंक में अकाउंट ओपन कर रहे हैं आप दोनों को प्रेजेंट होना होगा, तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि अब आप ये बताइए कि ऑपरेशन कौन करेगा, पलक देखेंगी या पूनम देखेंगी, तो आपने बोला नहीं हम दोनों देखेंगे, तो दोनों में से कोई भी साइन करेगा चेक पे तो वो क्लियर हो जाएगा, या दोनों का साइन होना चाहिए, ऐसा भी कर सकते हैं आप मैंडेट, या तो दोनों का साइन हो, ठीक है, या दोनों में से कोई भी करे तो क्लियर हो जाए। जो मैंडेट आप दे देंगे ना,
वही मैंडेट बैंक फॉलो करेगा। लेकिन तो अगर फिर मान लीजिए कि दो से ज्यादा पार्टनर हो तो क्या होगा? सर हाँ। जब अकाउंट खुलेगा तो जो बैंक का नेम होगा, जैसे हमारा सिंगल होता है तो मेरा नाम पूनम है, तो हम्म, हमारे नाम से होगा। पार्टनरशिप में दोनों का होगा नाम पूनम एंड हाँ। पलक करके। नहीं नहीं नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही नाम बताया कि पार्टनरशिप फर्म का नाम रख दिया। वो तो आप कुछ और नाम भी रख सकती हैं। ठीक है। मान लीजिए कि आपने रख दिया कि फॉर एग्जाम्पल आपने मान लो कि कुछ और नाम रख दिया, पेटल्स कॉस्मेटिक के नाम से बना दिया। मान लीजिए आपने टाइटल अपनी पार्टनरशिप फर्म का बनाया पेटल्स कॉस्मेटिक, तो आपका जो अकाउंट है वो पेटल्स कॉस्मेटिक के नाम से ही खुलेगा, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन तो दोनों का होगा ना, कि दोनों मालिक हो ना आप उसके, दोनों का करेगा वो केवाईसी। ठीक है। ठीक है ना? क्लियर हुए? सर और पार्टनरशिप फर्म में क्या है कि मैक्सिमम 10 लोग हो सकते हैं अगर वो किसी बैंकिंग बिजनेस के लिए किया गया है, और अगर नॉन बैंकिंग के लिए है तो 20 हो सकता है। अभी रिसेंट में इसमें 50 की लिमिट कर दी गई है। अब है एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। तो एलएलपी ये क्या है, ये इसका रजिस्ट्रेशन अलग है, ये एलएलपी एक्ट के अनुसार होता है। और इसमें कोई भी पार्टनर्स की किसी भी प्रकार की लिमिट नहीं है, कितने भी पार्टनर इसमें हो सकते हैं। लेकिन इसमें पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी में फर्क क्या है ये समझ लीजिए। देखिए पार्टनरशिप फर्म में जो है वो लाइबिलिटी जो होती है वो सारे पार्टनर की बराबर होती है। अब मान लो कि पार्टनरशिप फर्म थी, पलक और पूनम दोनों चला रहे थे। फ्यूचर में इनके साथ दो पार्टनर और जुड़ गए, मान लीजिए बिजनेस बढ़ाना था, दोनों दो लोग और मिले, पैसा लगाया, वो पार्टनर बन गए। अब उनमें से चार हो गए, अब ये चार पार्टनर हो गए। चार में से किसी ने कोई फ्रॉड कर दिया, मान लीजिए पब्लिक फ्रॉड कर दिया। फ्रॉड कैसा है, मान लो कि किसी कस्टमर को 10 लाख रुपए का सामान 10 लाख रुपए का सामान वो बेचना था। उससे पैसा ले लिया और पैसा लेके भाग गया, वो सामान भेजा नहीं। तो क्या बताना है? हाँ। तो क्या है कि कोई एक पार्टनर ने मान लीजिए कि पैसा ले लिया और सामान नहीं भेजा, और पैसा लेके वो चला गया, कुछ गड़बड़ कर दिया उसने, किसी भी तरीके से पैसा निकाल लिया मान लीजिए फर्म से, तो भाग गया। तो जिसको सामान जिसने पेमेंट किया था, अब वो आके खड़ा हो गया ऑफिस में। तो पलक और पूनम कहती है जी हम तो पैसे ही खुद परेशान है, पैसा लेके भाग गया, हम क्या करें? तो आप ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आप सबकी जिम्मेदारी है उसके अंदर, सारे पार्टनर की जिम्मेदारी बनेगी उसमें। अगर किसी एक ने भी गलत कर दिया तो जिम्मेदार सारे ही ठहराए जाएंगे। ठीक है। हाँ। क्लियर है? सब कैमरा ऑन कीजिए सारे लोग। कैमरा ऑन करके यहाँ पे जो बातें बताई जा रही है उस पर ध्यान दें। अपने अड़ोस पड़ोस की बातों पे ध्यान ना दें, वो एग्जाम में वो नहीं आएगा जो वो बता रहे हैं। जो हम बता रहे हैं वही आएगा एग्जाम में, है ना? तो हमारी बातें सुनिए ध्यान से। उनसे तो आप बाद में भी, ट्रेनिंग के बाद भी आपके ऑफिस में ही रहेंगे, उनकी बातें बाद में भी चलती रहेंगी। शाम को मिलेंगे, शाम को बात कर लेना, टी ब्रेक मिलता है, टी ब्रेक में बात कर लेना। इंटरेस्ट ज्यादा है उनकी बात में तो। कैमरा ऑफ करके उनसे बातें करते रहेंगे तो कैसे चलेगा? लेकिन एलएलपी जो है उसमें लाइबिलिटी हर पार्टनर्स की लिमिटेड है, यहाँ पे कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की लाइबिलिटी के लिए नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है। अब है लिमिटेड कंपनी। तो लिमिटेड कंपनी, कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार जो है
उसके अनुसार हम रजिस्टर्ड करते हैं। तो 3 प्रकार की कंपनी है हमारी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड और गवर्नमेंट कंपनी। तो इसमें क्या है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए कम से कम 2 लोग, है ना, होने चाहिए। और कितना पूंजी होना चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए? 1 लाख रुपए का कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या बना देंगे, हाँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। अगर हम पब्लिक लिमिटेड की बात करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए कम से कम 7 लाख रुपए का, सॉरी 5 लाख रुपए का पूंजी होना चाहिए। और मैक्सिमम 7 मेंबर का, मिनिमम 7 मेंबर का होना जरूरी है, 7 मेंबर होने चाहिए उसके लिए, तभी आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। और गवर्नमेंट कंपनी का मतलब है कि ऐसी कंपनी जिसमें कि कम से कम 51% शेयर गवर्नमेंट का इन्वेस्ट किया गया हो। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कई गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी होती क्यों है, क्यों बनाती है सरकार? सरकार अपनी इनकम जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट कंपनी बनाती है ना, अपनी खुद की इनकम जनरेट करने के लिए। जैसे आपने ओएनजीसी का नाम सुना होगा, सुना है ओएनजीसी का नाम? हम्म, एलआईसी का नाम तो सुना होगा, यस सर, एलआईसी। यस सर। तो वो गवर्नमेंट LIC की बनाई हुई कंपनी है वो एलआईसी, है ना। आईआरसीटीसी का नाम सुना है? यस सर। आईआरसीटीसी जी सर। रेलवे की जो कंपनी है, वो भी गवर्नमेंट की जी बनाई हुई सुना है। है। तो ऐसी कंपनी जो कि गवर्नमेंट ने अपनी इनकम के लिए स्टेब्लिश की है। लेकिन कोई भी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी तब होगी जब उसमें कम से कम 51% शेयर सरकार का लगा हुआ हो, तब हम उसे गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। ठीक है ना। फिर हमारा है जॉइंट हिंदू फैमिली। तो आपको बताया था कि ये भी एक अकाउंट खोलने का तरीका है, जिसमें एक हिंदू फैमिली है और जितने भी लोग उसमें वर्किंग हैं और मेजर हैं, वो सभी अपना इनकम एक ही अकाउंट में जमा करते हैं। लेकिन उसको ऑपरेट करने की जो पावर है वो हेड ऑफ द फैमिली को दे दी जाती है। जो फैमिली का हेड होगा वही उसे ऑपरेट करेगा। तो उसको हम बोलते हैं हेड ऑफ द फैमिली, को कर्ता कहते हैं हम उसे। क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। बाकी जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम कॉर्पोरेशियनियर्स के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक अकाउंट खोलने का तरीका है हमारा। अब एक क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी या कोई इंस्टीट्यूट है, ये भी अपना क्या कर सकते हैं, अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो जो भी इनका डॉक्यूमेंटेशन है और जितने भी मेंबर उसमें शामिल होते हैं, जिनको रिक्वायर्ड है, उन सबका केवाईसी करके बैंक अकाउंट ओपन कर देता है। तो ये अलग अलग प्रकार के कस्टमर्स हैं जो अपना अकाउंट ओपन कराते हैं। ये सभी बैंक के लिए कस्टमर्स कहलाए जाते हैं। अब एग्जाम में मान लीजिए कि क्वेश्चन आपके सामने कैसे पूछ लेता है वो कस्टमर्स के बारे में। तो एग्जाम में वो आपसे सवाल करेगा। मान लो उन्होंने सवाल किया कि कस्टमर्स आर ऑलवेज, ठीक है, या कस्टमर होते हैं, कौन कौन होते हैं? ऑप्शन ए इंडिविजुअल्स, ऑप्शन बी जॉइंट अकाउंट्स, ऑप्शन सी इलिटरेट, और ऑप्शन डी में उसने लिखा इंडिविजुअल, जॉइंट्स, इलिटरेट एंड कॉर्पोरेट हाउसेस। कौन सा आंसर सही होगा? इंडिविजुअल। दोबारा से सुनिए सवाल। वो कह रहा है कस्टमर्स आर ऑलवेज डैश। ऑप्शन ए इंडिविजुअल्स, ऑप्शन बी जॉइंट्स, ऑप्शन सी इलिटरेट, और ऑप्शन डी में है इंडिविजुअल्स, जॉइंट, इलिटरेट एंड कॉर्पोरेट हाउसेस। सर इंडिविजुअल होगा। कैसा कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं आप लोग? ये सारे ही तो कस्टमर हैं आपके। हाँ, ऑप्शन डी यस सर, ऑप्शन डी यस। हाँ, ऑप्शन डी होगा ना। सभी तो कस्टमर हैं आपके ये। तो इंडिविजुअल क्या क्यों बोल रहे हैं फिर? यही तो आपको बताया जा रहा है, यहाँ पे सभी कस्टमर हैं आपके लिए। आप अभी भी इंडिविजुअल के पीछे पड़े हुए हैं। इतने सारे कस्टमर आपको बता दिए, तो फिर तो डाउट नहीं होना चाहिए ना आपको। फिर भी डाउट क्यों है? बस फिर भी आपको इंडिविजुअली कस्टमर लग रहा है। ये सभी भी तो कस्टमर है आपके। तो जिसमें सारे आ रहे हैं वही तो होगा ऑप्शन। हाँ, है या नहीं? यस सर। यस सर। जी सर।
ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना? थोड़ा माइंड पे फोकस बनाए रखें अपना कि क्या सवाल कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं ना। एग्जाम में है ना बहुत गड़बड़ कर दोगे ऐसे तो आप लोग। अब हम बात करेंगे बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, जो सर आपको करा रहे थे उसके ऊपर डिस्कस करते हैं अभी। चलिए, इसमें आप लोगों को डाउट बना हुआ होगा जरूर, रिलेशनशिप को लेके डाउट रहा होगा इसके अंदर आप लोगों को। मॉर्निंग में भी रहा था, जब सर करा रहे थे तब भी डाउट रहा होगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, इसमें डाउट ज्यादा रहता है कैंडिडेट्स को। आप लोगों का भी बना हुआ होगा कुछ ना कुछ। हम्म, है कुछ डाउट? बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप जब करा रहे थे समझ में आ रहा था, या कोई डाउट भी बन रहा था साथ साथ? कुछ हाँ ना कुछ भी नहीं बोलते और कैसे चलेगा, कुछ तो हाँ ना बोलो। जी सर। हाँ, देखो ऐसा है, सब लोग ध्यान से मेरी बात को सुने। ट्रेनिंग में आप लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा जरूरी है, हमसे ज्यादा, है ना। वो वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हाँ भैया कोई सामने बैठ गया है, कॉलोनी में आज अनाउंस हो गया है कि 15 दिन की कथा चलेगी, सभी आके पंडाल में बैठ जाइए और सुनते रहिए, और जो नहीं सुनेगा उसके लिए हम स्पीकर लगवाएंगे, वो घर पे सुनिए, जबरदस्ती सुनिए। तो ऐसा मत करिए, है ना। तो ऐसे में वरना ट्रेनिंग करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी। तो अपना इंटरेक्शन करते रहिए कि हाँ कोई हाँ सवाल कर रहा है तो हाँ ना कुछ तो बोलिए, कि हाँ बस कुछ बोलना ही नहीं है। हम्म। ठीक है सर। ओके हाँ, सर। कुछ तो ओके बोलेंगे सर। तभी तो पता चलेगा चल क्या रहा है। अब ये थोड़ी कि एक तरफ से जी बोलते ही सर। रहेंगे और आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा। सर ये सारा रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा ना सर? नहीं जब वो तो एग्जाम देंगे उससे पहले वो पढ़ेंगे। तो अरे अविनाश, वीडियो मिलेगा नहीं मिलेगा वो एक अलग बात है। यहाँ तो यस फोकस सर। करो पहले। आप उस पे मत यस सर। जाइए कि वीडियो मिलेगा नहीं मिलेगा। वीडियो देना तो वो तो हमारी चॉइस है, हम देना चाहिए दे देंगे, वो मैंडेटरी थोड़ी है वो देना। यस सर। वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे पहले जब पढ़ाया जा रहा है तो उस पे फोकस पहले बनाइए। अब वीडियो सुन के थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। वीडियो भी सुन के तभी फायदा होगा जब पहले यहाँ क्लियर होगा, तभी तो समझ में आएगा वीडियो भी। हम्म। यस सर। हाँ, तो पहले यहाँ पे तो क्लियर हो, वीडियो तभी तो समझ में आएगा कि सर ने ये बात बोली थी, हाँ मुझे याद है, इसका मतलब क्या है मुझे याद है। नहीं तो वो समझ में ही नहीं आएगा। यस क्योंकि सर। अगर मैं बोलता रहूंगा सिंगल या सर बोलते रहेंगे तो हम तो बताते रहेंगे, और आप लोग बोलेंगे नहीं तो हमें लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है। और आपके अंदर डाउट क्या चल रहा है वो तो आप ही बताएंगे तो और क्लियर कर पाएंगे। नहीं तो यस क्या सर। होगा, जो हम बोलते जा रहे हैं वही हम बोलते रहेंगे, है ना। यही होगा ना। यस सर। हाँ, तो अभी बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले हम दो शब्दों का मतलब समझते हैं, तब हम बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप आसानी से समझ पाएंगे। तो पहला है हमारा डेटर और दूसरा है क्रेडिटर। पहले हम दोनों का मतलब समझेंगे, अभी हम ना बैंक की बात कर रहे हैं और ना ही कस्टमर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी उसको बीच में मत लाना, कोई भी ना बैंक की बात हो रही है और ना ही कस्टमर की बात हो रही है, अभी हम इसका मतलब समझेंगे बस। तो डेटर जो शब्द है वो बना हुआ है डेब्ट से। डेब्ट का मतलब क्या है, ऋण। क्या है, ऋण, है ना। तो डेटर का मतलब क्या होता है कि जो ऋण लेता है, जो कर्जा लेता है, जो लोन लेता है, जो पैसा उधार लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, डेटर कहते हैं, जो पैसा उधार लेता है। ठीक है। दूसरा है जी शब्द सर। क्रेडिटर, जो पैसा, क्रेडिट का मतलब है उधार। क्या है, उधार। तो जो उधार देता है किसी को पैसा, उसे हम बोलते हैं क्रेडिटर। ठीक है। उधार लेने वाला पार्टी होता है डेटर, उधार देने वाला होता है क्रेडिटर। पहले ये दो चीजें क्लियर करिए। तो उधार लिख लेने, लेते हैं सर। हाँ उधार लेने वाला कौन है,
डेटर, जिसको हम हिंदी डेटर में सर। बोलते हैं डेटर सर, डेटर। देनदार। हाँ, जैसे हिंदी में बोलते हैं हम देनदार, हिंदी में क्या बोलते हैं? देनदार। 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 जो लोग हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं वो ध्यान दें, इसे हिंदी में हम बोलते हैं देनदार। क्यों कहते हैं हम इसे देनदार? क्योंकि उसने किसी से कर्जा लिया है तो वापस भी देना है उसे। किसी से कर्जा लिया है तो वापस भी तो देगा, है ना? है ना? देगा ना? इसलिए उसे हम यस देनदार सर। कहते हैं। हाँ, इसलिए हम उसे देनदार कहते हैं। क्रेडिटर को कहते हैं लेनदार, क्योंकि उसने पैसा उधार दिया है तो वह वापस भी लेगा। ले लो। उसने पैसा किसी को उधार दिया है तो वापस भी तो लेगा, हक है उसका वापस लेना। इसलिए उसे हम लेनदार कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ये दो शब्द यस क्लियर हुए सर। आपको? पैसा उधार यस। लेने वाली पार्टी को हम डेटर कहते हैं और पैसा उधार देने वाली पार्टी को क्रेडिटर कहते हैं। ये दो लाइन याद रखें आप सभी, तभी आगे समझ में आएगा आपको। अगर ये दोनों लाइन नहीं याद होंगी तो फिर गड़बड़ होगा। ये इसमें कोई डाउट है तो अभी बता दो और क्लियर कर देंगे। नो सर, कोई डाउट नहीं है। एक और बार। करुणा, मुझे पता था करुणा जरूर बोलेगी, एक और बार बता दीजिए। मुझे मालूम था कि करुणा ही बोलेगी, एक और बार बता दीजिए। चलिए कोई बात नहीं है, बता देंगे, हमारा काम है बताना। लेकिन बस मैं यही कहूंगा कि थोड़ा फोकस आप भी बना के रखें अपना, क्योंकि मुझे है ना कुछ ऐसा लगता है कि जब हम लोग कुछ बता रहे होते हैं ना आपका ध्यान कहीं और होता है। खैर, हर बैच में एक दो ईशान रस्तोगी हमें मिल जाते हैं, तो उनको भी हमें साथ लेके चलना पड़ता है। ईशान रस्तोगी पता है कौन है? हाँ, किसी को सर पता मैं है? सुनती हूँ, आप ऐसे मत। ईशान रस्तोगी है वो तारे जमीन पे मूवी देखी है आपने? उसमें जो बच्चा होता है पढ़ाई के टाइम पे उसको कुछ और नजर आ रहा होता है, कुछ और चल रहा होता है दिमाग में। तो एक दो हर बैच में होते हैं कि हम जब बताते हैं वो कुछ और कर रहा होता है, बाद में यही बोलता है एक और बार बता दीजिए। बताने में कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे, लेकिन फोकस बना के रखें अपना। आप करुणा कहीं बाहर है क्या? ऐसा लग रहा है बाहर घूम रही है कहीं पर। क्यों हाँ जी करुणा? सर, मैं ना घर जा। हाँ तो मैडम, फिर बाहर घूमते हुए करेंगे तो फिर कैसे होगा, फिर कैसे समझ में आएगा आपको? नहीं सर, मैं ऑफिस में ही थी, मैं अभी अभी ऑफिस से निकली हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो हम कह रहे थे कि डेटर वो पार्टी होती है जो कि पैसा उधार लेती है। उधार लेने वाली पार्टी को हम डेटर कहते हैं और उधार देने वाली पार्टी को क्रेडिटर कहते हैं। ठीक है, जो कर्जा लेती है उसे हम डेटर कहते हैं और जो किसी को पैसा उधार देती है उसको हम क्रेडिटर कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अब हम आते हैं रिलेशनशिप पे। तो रिलेशनशिप क्या है? अब एक सीरियल देखा होगा आप लोगों ने, बड़ा फेमस है, मैंने हालांकि देखा नहीं लेकिन टीवी में उसकी आवाज बहुत आती रहती थी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, देखा होगा आप लोगों ने? यस सर। जी यस सर, देखा है जी सर, सर। देखा है सर। देखा? अच्छा, आपने भी बहुत, देखा है? देखा है। अभी भी मैंने भी चलते देखा हैं है वो। सर। अच्छा, चलिए। बहुत तो अच्छा लगता है अब, सर। अच्छा आप सर देखते को हैं, बहुत चलिए। अच्छा तो लगता है बट वो खत्म ही नहीं हो रहा अभी तक। हाँ, बहुत पुराना है, कॉपी आ बहुत गई पुराना है है, सर, उसके बहुत ऊपर पुराना कॉपी है। आ गई है। चलिए, मुझे पता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन बहुत पुराना है ये तो मुझे पता है। बहुत टाइम से उसकी आवाज आती रहती है, फैमिली मेंबर्स देखते हैं ना तो मेरे कानों में आवाज आती रहती है। तो मैं मेरी तो सिस्टर भी देखती है सर। हालांकि मैं तो देखता नहीं सीरियल्स वगैरह। तो एनीवेज, तो अब क्या है कि वो वही आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ पे वही चीज आ गई है कि चलिए बताइए ये रिश्ता क्या कहलाता है। रिलेशनशिप वो पूछ रहा है ना आपसे, वो आपसे वही सवाल कर रहा है कि बताइए ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो कौन सा रिश्ता है, चलिए अब उसको देखते हैं कि कौन सा रिश्ता वो हमसे पूछ रहा है। वन बाय वन देखेंगे। आपको वो सिचुएशन दे रहा है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि कौन सा रिश्ता है इनमें। ठीक है, तो हम लेफ्ट साइड में बैंक है और राइट साइड में कस्टमर है। ये टेबल याद रखना सब, कि लेफ्ट साइड में बैंक दिया हुआ है और राइट साइड में कस्टमर का टाइटल दिया हुआ है और बीच में रिलेशनशिप का बेस दिया हुआ है कि किस बेस पे ये रिलेशनशिप क्रिएट हुई है। तो पहला
उसने आपसे बोला है कि एक कस्टमर बैंक में पैसा जमा करता है तो कस्टमर लेंडर बन जाता है और बैंक बोरोवर बन जाता है। कहने का क्या मतलब है, हम कल जब बात कर रहे थे कि बैंकिंग का बिजनेस करने का पैटर्न क्या है, कि वो कस्टमर से पैसा लेता है और उसी पैसे को मार्केट में लोन के रूप में दे देता है, यही बात कर रहे थे ना हम। तो जब कस्टमर बैंक में पैसा जमा करता है अपना, तो एक तरीके से वो पैसा बैंक को उधारी तो देता है, एक तरीके से पैसा उधारी तो दिया है उसने बैंक को, क्योंकि वो वापस भी तो लेगा ना बैंक से। क्यों पलक, अगर पलक अपना पैसा बैंक में जमा करती है तो पलक ने वो पैसा बैंक को क्या किया, एक तरीके से उधार दिया है, क्योंकि वो बाद में वापस भी तो लेंगी या नहीं लेंगी। हम्म, लेंगी ना यस सर। पलक। तो कोई भी कस्टमर अगर बैंक में जब पैसा जमा करता है अपना, तो एक तरीके से वो पैसा बैंक को उधार देता है वो। तो जब कोई भी कस्टमर बैंक में पैसा जमा करेगा तो बैंक डेटर बन जाएगा और कस्टमर क्रेडिटर बन जाएगा उस केस में। ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको सवाल दिया है कि एक कस्टमर है पलक और बैंक में 1 लाख रुपए जमा करती है। ठीक है, सिचुएशन आपको एग्जाम में देगा कि एक कस्टमर है पलक, बैंक में 1 लाख रुपए जमा करती है। तो बैंक, आपने अगर ये सिचुएशन पढ़ी तो आपको समझ में आ गया कि जो बैंक है वो तो डेटर बन गया, क्योंकि पैसा उसने उधार लिया है, और पलक ने अपना पैसा बैंक को उधार दिया है तो पलक क्रेडिटर बन गई है। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? हम्म, क्लियर हुआ? जी सर। कोई डाउट अभी? बताइए, कोई डाउट है तो। 1 मिनट रुकना, हाँ।
बाकी बच्चे यार कभी का तू हाँ, सॉरी, थोड़ा कुछ कोई आ गया था अचानक। हाँ, सब आ जाइए अपना। तो हम बात कर रहे थे कि एक रिलेशनशिप हमने स्टार्ट की थी कि एक कस्टमर है पलक, जो कि बैंक में 1 लाख रुपए जमा करती है। तो इसको पढ़ के हमें समझ में आ गया कि बैंक का रोल डेटर का है और पलक का रोल क्रेडिटर का है। इतना हमें क्लियर हो गया था, है ना। लेकिन सवाल जब वो करता है एग्जाम में, तो वो थोड़ा ट्विस्ट डाल देता है वहां पे। उस ट्विस्ट को समझना जरूरी है हमारे लिए, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाता है वहां। क्या ट्विस्ट डालता है उसको समझ लीजिए, बस उसका थोड़ा सा लॉजिक है, उसे समझ लेंगे तो फिर एग्जाम में आप सही कराएंगे। वो क्या कर रहा है, सवाल जब वो पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन जब कर रहा है, तो आपको ये देखना है कि किस सीक्वेंस में उसने आपसे क्वेश्चन किया है। सीक्वेंस का मतलब है कि पहले किसका नाम लिया है उसने क्वेश्चन करते टाइम आपसे, तो उसी के अनुसार आप आंसर चूज करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे करता हूँ कि एक कस्टमर है पलक, बैंक में 1 लाख रुपए जमा करती हैं, ये सिचुएशन है। अब मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, तो बैंक और ग्राहक के बीच संबंध बताइए। तो पहले किसका नाम लिया मैंने? हम्म किसका बैंक नाम? बैंक का नाम लिया। तो बैंक का बैंक का बैंक रोल का क्या है? बैंक का बैंक का रोल क्या सर, है? बैंक का रोल क्या है? डेबिटर, डेटर। और ग्राहक का क्रेडिटर। क्रेडिटर। तो आपका आंसर होगा
डेटर एंड क्रेडिटर, है ना, ये आपका आंसर होगा। अब देखिए सेम सिचुएशन में अब मैं सवाल आपसे फिर से करता हूँ। ये ग्राहक है पलक, बैंक में 1 लाख रुपए जमा करती है, तो ग्राहक और बैंक के बीच क्या संबंध है? अब किसका नाम लिया उसने पहले? ग्राहक, ग्राहक, तो ग्राहक कौन है? क्रेडिटर है, क्रेडिटर, और बैंक डेटर है। तो आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना है कि किस सीक्वेंस में उसने आपसे क्वेश्चन किया है। रोल तो चेंज नहीं हुआ, डेबिटर रोल तो बैंक, जो है वही है, रोल तो जो था वही है, रोल में तो कुछ चेंजेस आया ही नहीं है ना? रोल में कोई चेंजेस आया? हम्म, बताओ, रोल में कोई चेंजेस है? रोल में तो कोई चेंजेस नहीं है ना, रोल तो जो सिचुएशन के हिसाब से वही है। बस आपको देखना है कि किस तरीके से वो आपके सामने क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, वो देखना है। क्लियर? हम्म। यस सर। अब है हमारा नेक्स्ट लोन अकाउंट। लोन अकाउंट का मतलब है कि अब एक बैंक है जो कस्टमर को पैसा उधार दे रहा है, लोन दे रहा है। तो यहाँ पे लोन लेने वाली पार्टी कौन है? कस्टमर है, कस्टमर है। सर, कस्टमर कौन होगा? डेटर होगा, डेटर होगा, है ना? डेटर। हाँ। और बैंक कौन बन जाएगा? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्रेडिटर, बन जाएगा। वो आपको सवाल देता है, मान लीजिए क्वेश्चन देता है कि एक बैंक है एबीसी, और वो एक ग्राहक कविता को 1 लाख रुपए का लोन देता है। एक बैंक है एबीसी, वो अपने ग्राहक कविता को 1 लाख रुपए का लोन देता है। तो कविता और बैंक के बीच संबंध बताइए। कविता कौन होंगी? ग्राहक, ग्राहक तो है, कौन होंगी? डेबिटर, डेटर होंगी। और बैंक कौन होगा? क्रेडिटर होगा, है ना? क्रेडिटर, हाँ, क्रेडिटर, ये आपको बस समझना था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, मैं सोचता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको। हाँ, होगा क्लियर? यस सर, सर, ठीक है, आगे चले अब। यस सर। ठीक है, कुछ कैंडिडेट लॉग आउट हो गए हैं। तो आगे चलते हैं अब हम लोग। हमारा आगे का जो रिलेशनशिप है पहले हम समझेंगे। पहले हम लॉकर की सुविधा के बारे में समझेंगे। हम्म। तो अब है हमारा लॉकर। लॉकर की सुविधा क्या होती है इसको समझते हैं हम लोग, कि लॉकर की सुविधा होती क्या है। तो लॉकर की सुविधा यह है कि बैंक जो है अपने कस्टमर को लॉकर की सुविधा प्रदान करता है, यानी एक स्पेस दे देता है लॉकर के रूप में, और वो कहता है कि आप अपने जो कस्टमर है उसको एक लॉकर की रूप में एक स्पेस दे देता है, उसको की दे देता है उस लॉकर की, कि आप अपना कोई भी कीमती सामान, जैसे कि कोई ज्वेलरी है या कोई डॉक्यूमेंट है, उसको आप इसमें रख सकते हैं, है ना? कोई इलीगल सामान नहीं,
कि पता चला कोई गन रख गया, कोई ड्रग्स का पैकेट रख गया, कि चलो यहाँ पे सेफ है रख देते हैं, पुलिस नहीं पकड़ पाएगी, अफीम का बिजनेस करता है उसमें रख गया। तो ऐसी चीजों के लिए लॉकर नहीं दिया गया है ना, लॉकर दिया गया है उसको लीगली, जो लीगल सामान के लिए और वैल्यूबल सामान को रखने के लिए दिया गया है। ऐसे नहीं कुछ भी उसके अंदर रख दे लूं, ऐसा नहीं। ठीक है ना। तो जब लॉकर की सुविधा दी जाती है तो क्या होता है कि जब हम लॉकर की सुविधा देते हैं तो एक की दे दी जाती है और उसको ये एनुअल बेसिस पे, लीज बेसिस पे दिया जाता है, यानी इसका हम एनुअल चार्जेस लेते हैं उनसे, मंथली चार्जेस नहीं लेते, एनुअल चार्जेस लेते हैं उनसे। तो एक जब भी कस्टमर को कोई सामान रखना है, निकालना है, तो लॉकर रूम में एक बैंक का एम्प्लॉय उसके साथ जाता है और उसको साथ जो रखना है रख देगा और जो निकालना है निकाल लेगा और वो चला जाएगा। लॉकर को प्रॉपर क्लोज करने की जो जिम्मेदारी है वो कस्टमर की खुद की है ना। अगर वो मान लो कि लॉकर को सही से क्लोज करके नहीं गया, कल को कोई कस्टमर दूसरा आया, उसकी नजर पड़ गई, उसने कुछ निकाल लिया, तो उसमें बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं है फिर किसी प्रकार की, ये उसी की जिम्मेदारी बनती है। तो अगर लॉकर की सुविधा दी गई है तो बैंक का जो रोल है वो लेसर होता है और कस्टमर का जो रोल है वो लीसी होता है। इस तरह की सुविधा जब बैंक देता है, लॉकर की सुविधा, तो बैंक का जो टाइटल है, रिलेशनशिप जो बनती है, वो बैंक लेसर कहलाया जाता है और कस्टमर लीसी कहलाया जाता है इसके अंदर। ठीक है ना। इस चीज का भी आप ध्यान रखें कि अगर हिंदी मान में बताइए लीजिए, सर। हिंदी में लिखा तो है पट्टा करता और पट्टेदार, है ना। तो इसमें क्या है कि कई बार ऐसा मान लो कि ऐसा कुछ मिस हैपनिंग हो गया कि जहां पर लॉकर को डकैतों ने, मान लो कि लॉकर रूम में डकैती कर दी और लॉकर तोड़ के ले गए, तो ऐसी सिचुएशन में भी बैंक जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है जब बैंक की कोई लापरवाही नहीं है और कोई डकैत आके बैंक के लॉकर को लूट के ले गए, तो बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं है उसके अंदर। ठीक है ना। क्लियर। वैसे ऐसा होता नहीं है आमतौर पे, क्योंकि वो पहले की 90-80 की मूवीज में हुआ करता था कि डकैत पहुंच गए बैंक लूट लिया। अब नहीं है ऐसा, अब आसान नहीं है सब कुछ करना और होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए एक से एक लोग पड़े हुए हैं इस दुनिया में, कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ मिस हैपनिंग हो गया तो बैंक उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, ये बैंक का जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है ना। क्लियर। हम्म। यस सर। यस तो ये हमारा लॉकर की सुविधा है। अब हम बात करेंगे सेफ कस्टडी। तो सेफ कस्टडी और लॉकर में फर्क क्या है ये समझ लीजिए आप पहले। अभी लॉकर में तो आपको बताया कि कस्टमर को लॉकर दे दिया, की दे दी, अपना कोई भी वैल्यूबल सामान खुद ही रखेगा वो, और हम उसका एनुअल चार्जेस लेते हैं उससे। अब चाहे वो 1 महीने के लिए रखे, 2 महीने के लिए रखे, हम तो एनुअल चार्जेस ही लेते हैं उससे। अब मान लीजिए कि अमायरा है, अब अमायरा ने लॉकर की सुविधा नहीं ले रखी है, जरूरी तो नहीं सारे कस्टमर ले, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि सभी लेंगे। किसी का नहीं है मन लेने का, किसी को जरूरत फील हो रही है तो वो लेगा, किसी का नहीं है तो नहीं लेगा। उन्होंने लॉकर नहीं लिया हुआ, अब अचानक से अमायरा को 2 महीने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ गया मान लीजिए, और अमायरा का कोई कीमती सामान है जो घर में रखा हुआ है। अब उनको लग रहा है कि मेरे पीछे से इसमें रिस्क हो सकता है, कोई निकाल के यूज कर ले, कोई डैमेज कर दे या कोई चुरा के ले जाए, कुछ भी हो सकता है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो कीमती सामान बनवाया था अपने लिए, उन्हें डर लग रहा है इस चीज का, 2 महीने के लिए बाहर जाना है। तो वो बैंक, अब 2 महीने के लिए लॉकर लेना नहीं चाहती हैं कि लॉकर लेके क्या करना, 2 महीने के लिए पूरा 1 साल का चार्जेस देना पड़ेगा हमें। तो उन्होंने बैंक एक ऐसी सुविधा भी देता है कि अगर कस्टमर कुछ समय के लिए अपना कोई कीमती सामान बैंक की सुरक्षा में रखना चाहता है, तो अमायरा क्या है कि अमायरा जाएंगी
और बैंक में अपना सामान सेफ कस्टडी में यानी बैंक की सुरक्षा में रख सकती है। बैंक अगर ये सुविधा प्रदान करता है किसी ब्रांच में तो वहां पे जाके बात करेगी, और बैंक क्या करेगा, अमायरा का जो सामान है उन्हीं के सामने सील करेगा और उसको अपने पास रख लेगा, और जिस कंडीशन में लिया था उसी कंडीशन में रिटर्न कर देगा इनको जब ये वापस आएंगे। तो जितने समय के लिए रखा है उतने समय के लिए इनसे जो चार्जेस अप्लीकेबल होंगे वो ले लेगा। तो जब कोई भी वैल्यूएबल आर्टिकल कस्टमर के द्वारा सेफ कस्टडी में रखा जा रहा है, लॉकर में नहीं, लॉकर तो खुद ही उसको दे देता है, यहाँ लॉकर नहीं है, यहाँ सेफ कस्टडी बैंक के पास रख रहा है वो आकर खुद। अब बैंक उसे लॉकर में रखेगा, अलमारी में रखेगा, कमरे में रखेगा, वो बैंक का काम है, वो कस्टमर का रोल नहीं है। कस्टमर ने उसको दिया है, जिस कंडीशन में दिया उस कंडीशन में बैंक उसे वापस कर देगा, है ना। ये है। तो जब सेफ कस्टडी की सुविधा दी जाती है तो बैंक बेली बन जाता है और कस्टमर बेलर बन जाता है, यानी बैंक उपनिदान बन जाता है, कस्टमर उपनिदाता बन जाता है। ये हमारा क्या है, सेफ कस्टडी का रिलेशनशिप है। बताइए कोई डाउट है किसी को तो बताएं। नो सर। है कोई डाउट? कोई डाउट है? No. क्लियर हो गया ना? क्लियर ही हो रहा है ना? जी सर। कुछ और तो नहीं चल यस रहा? सर, यस सर, यस सर, क्लियर है। क्लियर है। यस सर क्लियर है। हम्म। अब हम बात करेंगे एंसिलरी सर्विसेज की। ये एंसिलरी सर्विसेज क्या है? तो एंसिलरी सर्विसेज का मतलब है कि बैंक जब अपने कस्टमर के इंस्ट्रक्शंस लेके, है ना, बैंक अपने कस्टमर के स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस लेके उसका काम कर देता है। जैसे मान लीजिए कि दिशा है और दिशा ने अपने बैंक को ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि आप हर महीने, मैंने एक इंश्योरेंस लिया है उसका ये ईएमआई पे करेंगे, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है हर महीने जब जनरेट होगा आप मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल को मेरे अकाउंट से पे कर देना। मेरा मोबाइल का बिल है, पोस्टपेड कनेक्शन है, उसको आप पे कर देना हर महीने जैसे ही आएगा। ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए किसने, दिशा ने अपने बैंक को। तो जब बैंक, मान लीजिए कि कोई भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए किसी अदर पार्टी को पेमेंट कर देता है, तो वो बैंक कस्टमर के लिए एजेंट बन जाता है वहां पे, और कस्टमर प्रिंसिपल बन जाएगा। या आपने सुना होगा कि कुछ लोग शेयर मार्केट में ज्यादा इंटरेस्ट लगते हैं तो शेयर्स खरीदते रहते हैं या बेचते रहते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, है ना। शेयर्स खरीदते बेचते हैं ना, सुना है? हम्म। तो यस सर, सुना शेयर्स है को जी सर। सर। खरीदने और बेचने जी के लिए सर। भी बैंक एक अलग प्रकार का अकाउंट खोलता है जिसे हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। तो उस डीमैट अकाउंट के जरिए ही कस्टमर जब इंस्ट्रक्शंस देता है कि ये वाला शेयर खरीद लीजिए और ये वाला बेच दीजिए, तो ऐसी सुविधा भी जब दी जाती है तब भी बैंक उसका एजेंट बन जाता है और कस्टमर प्रिंसिपल बन जाता है उसका। ठीक है ना? क्लियर है? यस सर। हम्म। जी सर। जी सर। जी सर।
आगे चलते हैं। अब है हमारा ट्रस्टी और बेनिफिशियरी। ये करा दिया होगा सर ने, ये भी आपको ट्रस्टी बेनिफिशियरी रिलेशनशिप ये वाली करा दी होंगी शायद मॉर्निंग में आपको ना सारी, है ना? नहीं कराया? सर, स्टार्टिंग की 2 करवाई थी सर। सर स्टार्टिंग की 2 ही कराई थी, ठीक है, हाँ जी, कोई बात स्टार्टिंग की नहीं। 2 ही कराई थी सर। अच्छा, ठीक है। अब क्या है कि एक ट्रस्ट अपॉइंट किया गया है। ट्रस्ट मतलब क्या होता है? ट्रस्ट जैसे आप लोगों ने सुना होगा, कई सारी संस्थाएं होती हैं जो गरीब लोगों के लिए काम करती है। कोई पढ़ाती है बच्चों को, कोई गरीब बच्चों को खाना खिलाने का काम करती है, कोई एजुकेशन पे काम करती है। सुना होगा आपने ऐसा, सुना है? यस सर, सुना है। हाँ। यस सर। सर। तो ऐसे जी जो सर। संस्था होती हैं वो ट्रस्ट के रूप में काम करती हैं। या आपने सुना होगा सामूहिक विवाह कराने वाली संस्था होती है ना? दिल्ली में होता रहता है ना, सामूहिक सामूहिक विवाह होता है जिसमें बहुत सारी लड़कियों की शादी एक साथ करा देते हैं वो लोग, है ना? तो ऐसे जो होते हैं काम करने वाले, जो संस्थाएं होती है वो ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड करा देती है अपने आप को। तो अगर कोई ट्रस्ट बनाया गया है, मान लीजिए किसी कस्टमर ने ट्रस्ट बनाया और उसको उसमें बैंक को ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया। ट्रस्टी कौन होता है? ट्रस्टी वो लोग होते हैं जो उस संस्था को चलाते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, है ना? वो ट्रस्टी होते हैं। तो अगर कोई ट्रस्ट बनाया और उसमें बैंक को ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया, तो बैंक का रोल जो होगा वहां पे ट्रस्टी होगा, और कस्टमर का जो रोल है वो बेनिफिशियरी होगा। एक सिचुएशन तो ये है ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का जो रोल कब होता है, बैंक ट्रस्टी कब बनता है और कस्टमर बेनिफिशियरी कब बनता है। बेनिफिशियरी का मतलब है कि उसको उसका फायदा मिलेगा, है ना, लाभार्थी रहेगा वो। एक सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन क्या है? वो कह रहा है कि मनी डिपॉजिटेड बट द इंस्ट्रक्शंस नॉट गिवन फॉर इट्स डिस्पोजल्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझते हैं हम पहले क्या कह रहा है वो। मान लो साक्षी है, अब साक्षी का बैंक अकाउंट है ना? तो साक्षी के बैंक में पैसे जमा है, मान लो 10-12 लाख रुपए जमा कर रखे हैं इन्होंने अकाउंट में अपने। अचानक से साक्षी को कुछ काम पड़ गया, ये बैंक में गई और पैसे निकालने के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत थी, इन्होंने 2 लाख रुपए निकालने के लिए बैंक में गई। तो बैंक ने बोला मैडम हमने तो आपका पैसा वर्ल्ड कप में सट्टे में लगा दिया और हम हार गए। हमने तो इंडिया की जीत पे लगाया था, हार गए। अब आप बाद में लेने आना, जब पैसा वैसा आ जाएगा कुछ समय के बाद तब देंगे हम। तो क्या बैंक ऐसा कह सकता है? हम्म? नो सर। या नहीं मान लो कि सर, नो साक्षी को सर। बोला कि चलिए ये बात भी छोड़िए, साक्षी को बोला हमने तो एक शेयर अच्छा लग रहा था हमें, तो हमने शेयर्स खरीद लिए थे आपके पैसों से। अब वो शेयर्स डूब गए हैं, तो जब शेयर्स उठेंगे तब आप पैसे ले जाना। तो क्या बैंक ऐसा कह सकता है? नो सर। नहीं नो कह सर। सकता, है नो ना? सर। नहीं कह सकता ना, क्योंकि ऐसा नो सर। इंस्ट्रक्शन साक्षी ने दिया नहीं था उन्हें। ऐसा इंस्ट्रक्शन साक्षी ने नहीं दिया था उनको कि आप मेरे पैसे का यूज यहाँ कीजिए। तो जब भी कोई पैसा जमा किया गया है, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया गया, तो उस पैसे को संभाल के रखने की जिम्मेदारी किसकी है? बैंक। बैंक की बैंक की। है ना? तो बैंक वहां यस पे सर। ट्रस्टी का रोल प्ले करेगा, उसके पैसे को संभाल के रखने की जिम्मेदारी बैंक की है। हम्म? या आप ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि साक्षी 2 लाख रुपए जमा करने गई, तो बैंक ने 2 लाख रुपए की रसीद इनको दे दी जमा करने की। स्टैम्प स्टैम्प लगाता है ना वो कैशियर, जमा करके एक स्लिप दे देता है कि हाँ। अब हुआ क्या कि जब साक्षी ने 2 दिन बाद अपना बैंक अकाउंट चेक किया, तो उसमें 2 लाख रुपए थे ही नहीं जो जमा किए थे। तो क्या होगा फिर? साक्षी किसके पास जाएंगी? हम्म? सर बैंक के पास। बैंक के पास बैंक जाएंगी। के पास। यस सर। जी सर। तो बैंक ने बोला अरे साक्षी जी ये पैसे तो किसी और के अकाउंट में जमा हुए गलती से हमसे। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? सर बैंक की। बैंक की बैंक करेगा। की बैंक जिम्मेदारी। की जिम्मेदारी है। साक्षी बोली मैंने तो आपको कहा नहीं था, मैंने तो अपने पैसे आपको हवाले दिए थे, आपको संभाल के रखने थे मेरे पैसे, आप मेरा पैसा दीजिए वापस।
बैंक को देना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे Yes, में sir. बैंक Yes, ट्रस्टी sir. का रोल प्ले करेगा और कस्टमर बेनिफिशियरी बन जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है। Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब है कि चेक कलेक्ट किया गया था बैंक के द्वारा, कलेक्शन के लिए चेक का पैसा भी बैंक के पास आ गया, और जब वो कस्टमर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे थे तो ट्रांजैक्शन फेल हो गया। अब मान लो कि कविता है, अब कविता की 10 प्रॉपर्टी है दिल्ली के अंदर, है ना, और उन सबको रेंट पे चढ़ा रखा है कविता ने, का रेंट आता है इनके पास, तो इन्होंने अपने बैंक को बोल रखा है कि हर महीने जो भी रेंट आएगा आप चेक कलेक्ट करिए मेरे उससे ग्राहकों से, जो सॉरी मेरे टेनेंट से, और वो चेक का पैसा मेरे अकाउंट में जमा कर दीजिए आप। उसने बैंक को जिम्मेदार, बैंक को ट्रस्टी बना दिया है कि ये मेरे टेनेंट है, इस महीने ये आपको चेक देंगे, वो चेक आप इनसे लीजिए और पैसा जब आपके पास आ जाएगा तो आप मेरे अकाउंट में जमा कर देना। अब चेक कलेक्ट कर रहे हैं उन्होंने, अलग अलग टेनेंट का चेक आ गया। अब क्या हुआ कि चेक क्लियर हो गए, लेकिन कोई एक चेक ऐसा था कि उनका पैसा तो बैंक के पास आ गया, लेकिन जब कविता के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे थे ट्रांजैक्शन फेल हो गया। जब ट्रांजैक्शन फेल होगा तो कविता को पता चल जाएगा, तो कविता किसके पास जाएंगी, बैंक के पास। बैंक के बैंक पास। ये तो नहीं बैंक कह के सकता पास ना सर। कि बैंक के पास सर। जी, बैंक के पास। ट्रांजैक्शन फेल हो गया कविता, अब तो पैसे भूल जाओ, ऐसा तो नहीं बोल सकता बैंक। कविता कहेगी मैंने जिम्मेदारी आपको दी है इसकी, है ना, ये जिम्मेदारी मैंने आपको दी है, जिसके बदले मैं आपको सर्विस चार्ज भी तो पे करती हूँ। जिम्मेदारी मैंने आपको दी थी कि मेरा पैसा जो है आप मेरे अकाउंट में सही सलामत ट्रांसफर करेंगे, तो फेल हो गया तो दोबारा उसको कराइए, तो बैंक को कराना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में भी बैंक क्या है, ट्रस्टी बन गया और कस्टमर बेनिफिशियरी बन गया। है ना, ठीक है। Yes, तो sir. ऐसी Yes, sir. कोई भी सिचुएशन तीनों में से होती है तो बैंक ट्रस्टी होगा और कस्टमर बेनिफिशियरी बन जाएगा। ठीक है, Sir. यस सर। तो सब यहीं पर हैं। यस सर। जी यस सर, यहीं पे है। वनीसा है, वनीसा, 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 सैली, यस सर। यस सर। हमायरा है, कोमल यस यादव, सर। कोमल यादव यस सर। नहीं, श्रुति, यस सर। तो नाम लेंगे, रिस्पॉन्ड करते रहना, जो नाम नहीं, जो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा उसका नाम ग्रुप में भेज देंगे सुभाकर के पास कि ये लोग अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा वो अवेलेबल नहीं है हमारे लिए, है ना, लॉग इन होने से क्या है। यस सर। हम्म
लॉगिन होने से थोड़ी ना मानेंगे कि हाँ लॉगिन है बस हम। सर मेरे यहाँ पे ना नेटवर्क नहीं आ रहा, आपकी ना वीडियो भी है। आप मैडम अपना डेटा चेक कीजिए एक बार, आपका डेटा खत्म हो गया होगा या तो एक बार डेटा चेक कर लीजिए अपना, है ना। आपको पहले ही बताया 3 GB डेटा की जरूरत पड़ेगी। और आप लोग डेटा बचाएंगे, 20 रुपया 25 रुपया बचाने के चक्कर में रहेंगे रोज, तो फिर वो ऐसे ही होगा। उसको बचाइए मत, जरा रिचार्ज करा लीजिए आप, आपकी समस्या प्रॉब्लम दूर हो जाएगी फिर। अगर सर ये वैसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो 1.5 GB में हो जाएगा क्लास पूरे दिन का। नहीं, उस आप कैमरा अगर ऑफ करके रखेंगे तो दिक्कत आएगी ना। इससे अच्छा रिचार्ज करा लो 20-25 रुपए का। क्यों उसमें इतना कंजूसी करने की जरूरत क्या है। एक बार बताओ, अगर फिजिकल क्लास ठीक है होती सर, तो तो रिचार्ज। फिर जाना भी तो पड़ता। जब 100-150 रुपए लगा के जाते क्लास लेने, तब क्या करते हो। हम्म? यहाँ 20-25 रुपए कूपन लेने में नहीं लगा रहे आप लोग, अपनी क्लास इम्पैक्ट कर रहे हैं। इससे अच्छा 20-25 रुपए का कूपन रिचार्ज करा लो, इससे क्लास इम्पैक्ट ना हो ना आपकी। एग्जाम भी तो देना है आपको, ये क्यों नहीं समझ रहे आप लोग। और एग्जाम ऐसे ही पास नहीं होगा बिना सीखे, ठीक है। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा इंडेमनिटी। इस रिलेशनशिप को समझते हैं हम, क्या होता है ये इंडेमनिटी। तो इंडेमनिटी जो है वो एक बॉन्ड है। इंडेमनिटी को हम एक बॉन्ड कहते हैं, जो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के सेक्शन 124 में बताया गया है इसके बारे में। तो बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड क्या है कि दो पार्टी एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करती है, जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को ये कंफर्मेशन देती है कि मैं जो कुछ भी आपको दे बता रही हूँ, जो कुछ भी इसके अंदर मेंशन कर रही हूँ, वो बिल्कुल सत्य है। और अगर मेरी वजह से आपका कोई नुकसान हुआ तो इसकी भरपाई मैं करूंगी, है ना। कैसा नुकसान। कोई डैमेज हो गया, मेरा कोई नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो उसकी भरपाई मैं करूंगी। मान लो इसको इस तरीके से समझते हैं कि मैं पैसा उधार देता हूँ, मान लीजिए। अभी हम बैंक पे बात पर आएंगे, बैंक में कैसे होगा ये भी देखेंगे। अभी हम पहले इंडेमनिटी का मतलब समझ लेते हैं। मान लीजिए कि मैं पैसा उधार देता हूँ और प्रीति हमें जानती है। मान लीजिए कि हम पैसा उधार देने का काम करते हैं। अब साक्षी इनकी फ्रेंड है, साक्षी को कुछ पैसों की जरूरत है और वो बोली कि हमें 50,000 रुपये उधार दे दीजिए। तो मैंने बोला साक्षी मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ, आप कहाँ रहती हैं क्या है। प्रीति ने बोला नहीं मैं जानती हूँ, 10 साल से जानती हूँ। तो मैंने कहा प्रीति आप जानते हैं मैं आपके ऊपर दे रहा हूँ ये पैसा, कि हाँ कोई भी दिक्कत होगी मैं हूँ। तो मैंने कहा आप ये बॉन्ड साइन कर दीजिए फिर, कि अगर कोई भी दिक्कत हुई तो आप करेगी इसके पैसे की भरपाई। कल को साक्षी मान लीजिए अपने गाँव निकल गई, है ना। तो मैं बोलूँगा हेलो। हाँ, तो क्या है कि अब मान लीजिए कि साक्षी अपने गांव की ट्रेन पकड़ के निकल गई कहीं पे। तो किसने बोला था देने के लिए पैसा। प्रीति ने बोला था कि मैं जानती प्रीति हूँ, ने। मैं जानती हूँ और मैं आपको आश्वासन दे रही हूँ कि अगर कुछ हुआ तो मैं हूँ। तो हम प्रीति को बोलेंगे चलिए आपने इंडेमनिटी बॉन्ड साइन किया था, आपकी वजह से हमारा नुकसान हो गया, 50,000 रुपए का आप दीजिए, है ना। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए कि बैंक और कस्टमर के बीच
कोई इंडेमनिटी बॉन्ड साइन हुआ, कस्टमर ने वो इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करके दे दिया कि अगर आपका कोई नुकसान हुआ मैं आपकी भरपाई करूँ। अब ये कैसे हुआ, मान लीजिए कि सिचुएशन देखते हैं कैसे हुआ ये। नॉमिनी समझते हैं आप, नॉमिनी जी सर। यस सर, यस सर, क्या होता है नॉमिनी, यस सर। क्या होता है nominee? पावर ऑफ अटर्नी दी जाती है जिसे। नहीं, अभी हम नॉमिनी की बात कर रहे हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी अलग है, दोनों को मिक्स मत कीजिए। आप अपना जो बारिश बोल नॉमिनी सकते सर जो बाद में आपके बैंक से वगैरह से रुपए निकाल सके। नॉमिनी होता है सर। हाँ डेथ हो जाने पे, डेथ हो जाने पे जो मनी वो निकाल सकता है, हाँ, जो डेथ नॉमिनी हो में जिनका जाने नाम पे रहेगा। कस्टमर का जो पैसा है डेथ हो जाने पे किसको दिया जाएगा, उसको यस सर। नॉमिनी, नॉमिनी को दिया जाता है जिसका नाम कस्टमर डिक्लेयर कर देता है कि ये मेरा नॉमिनी है, इसको दे देना यस मेरे सर। मरने के बाद मेरा पैसा, है ना। ठीक है, यस इसे हम सर। नॉमिनी कहते हैं। सर अब मान लीजिए कि एक अकाउंट होल्डर था और उसकी डेथ हो गई, उसका जो नॉमिनी है वो अविनाश का पड़ोसी है। ठीक है, अविनाश आपका यस पड़ोसी है सर। वो नॉमिनी। यस सर। अब वो बोलता है कि देखिए अविनाश भैया, मैं नॉमिनी हूँ और बैंक वालों ने बोला है कि किसी ऐसे पर्सन को ले आइए जिनका अकाउंट हमारे बैंक में हो और जो आपको यस जानता सर। हो। तो अविनाश ने बोला कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं चलूंगा आपके साथ, पड़ोसी पड़ोसी के काम आएगा, जाना यस सर। पड़ेगा। अविनाश को भी कोई काम पड़ सकता है ना, तो पड़ोसी पड़ोसी के यस काम ही आता है। तो इसमें कोई नुकसान भी तो नहीं है ना अविनाश का, कोई नुकसान थोड़ी है। यस सर। तो अविनाश गया और उसने बोला कि हाँ जी मैं इस नॉमिनी को जानता हूँ, यही है जो अकाउंट होल्डर थे, मैं उनको जानता था, उसके फादर थे या ग्रैंड फादर थे, कोई भी मान लीजिए, और उन्होंने जिसको नॉमिनी बनाया है ये वही है। तो बैंक ने बोला कि आप सच बोल रहे हैं तो आप इस इंडेमनिटी बॉन्ड पे साइन कर दीजिए, क्योंकि आप बरबली बोल रहे हैं, ऐसा बरबली का कोई वैल्यू नहीं है। कल को मान लीजिए कि कोई आके खड़ा हो गया, उसने बोला कौन सा नॉमिनी, वो तो नकली था, और अविनाश तो उसको, अविनाश के साथ तो उसका सेटिंग था, फर्जी पेपर बना के ले आया था। अविनाश ने तो सेटिंग कर रखा था कि जो पैसा है दोनों आधा आधा बांटेंगे और गोवा घूमने जाएंगे। तो क्या होगा, बैंक तो फंस जाएगा उसमें कि भैया ये तो बेवकूफ बना गया, तो ऐसे हर कोई बेवकूफ बनाता रहेगा। तो इसलिए अविनाश को उन्होंने बोला अगर आप सच बोल रहे हैं तो अब ये इंडेमनिटी बॉन्ड साइन कर दीजिए कि ये जो नॉमिनी है मैं इसको जानता हूँ और मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। क्यों, क्योंकि अगर कोई नुकसान हुआ, कल को कोई सच में कोई दूसरा आगे खड़ा हो गया, उसने बोला मैं असली नॉमिनी हूँ, सच में वो असली नॉमिनी निकला, तो फिर उस नुकसान की भरपाई बैंक आपसे ले लेगा फिर, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो नॉमिनी इनको बता रहा था अपने आप को और ये जानते थे कि वो नॉमिनी नहीं है, सिर्फ नाम मैच करता है और डॉक्यूमेंट फर्जी बना रखे हैं, अविनाश ने सोचा अरे क्या है, अब तो जिसका पैसा था वो तो मर गया, वो कौन सा दोबारा बैंक में जाके शोर करेगा मेरा पैसा निकल गया। अब चलिए पैसा निकालने की बारी आई है, पैसा निकालते हैं, दोनों भाई ऐश करेंगे, नया साल बन जाएगा दोनों का। यस सर। लेकिन जब वहां जाके पता चला कि ये तो मुझसे साइन करा रहे हैं, तो फिर अविनाश पीछे हट जाएगा। अगर फर्जी हुआ नॉमिनी तो फिर अविनाश पीछे हट जाएगा ना, है ना, कि नहीं नहीं मैं यस। साइन नहीं करूंगा। बैंक बोलेगा क्यों, आप तो बोल रहे हैं यही नॉमिनी है, अब क्यों साइन नहीं कर रहे, कि नहीं मैं साइन नहीं करूंगा। तो साइन नहीं करेंगे तो हम मानेंगे भी नहीं आपकी बात, है ना। ठीक है, यस सर। तो कोई भी किसी भी परिस्थिति में, एक परिस्थिति बताइए आपको, सिचुएशन बताया आपको जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो अगर किसी भी परिस्थिति में बैंक और कस्टमर के बीच कोई इंडेमनिटी बॉन्ड साइन किया गया तो बैंक इंडेमनीफाइड होगा और कस्टमर इंडेमनीफायर बन जाएगा। ठीक है, क्षतिपूर्ति ग्राही और क्षतिपूर्ति करता।
क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। अब है हमारा प्लेजी और प्लेजर, ये रिलेशनशिप है। तो पहले प्लेजी और प्लेजर पे पहुंचने से पहले हम एक शब्द का मतलब समझते हैं, उसे कहते हैं हम प्लेज। क्या कहते हैं? प्लेज। प्लेज का मतलब है गिरवी रखना। क्या है? गिरवी रखना। ठीक है। क्या है प्लेज का मतलब? गिरवी रखना। गिरवी रखना। तो गिरवी कैसे रखते हैं हम सामान? कैसे रखते हैं गिरवी? बताइए, कोई पर्सन गिरवी सामान कैसे रखते हैं? कोई भी किस चीज को गिरवी रखते हैं हम? सोना जमीन। सोना सोना को, जमीन को। जमीन सोना, जायदाद। जमीन। कागज। जमीन को हम कार, गिरवी नहीं गोल्ड। रखते। ठीक है। मॉर्गेज करते हैं जमीन को। हाँ, और गोल्ड, जमीन को हम सिल्वर, गिरवी नहीं डायमंड। रखते। हाँ, वही मैं जमीन बताता को हूँ आपको। मॉर्गेज करते देखिए, हाँ, आम शब्दों में अगर हम साधारण भाषा में कहें तो क्या होता है कि अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट दे दिया किसी को प्रॉपर्टी का, तो उसे भी आप गिरवी ही कहते हैं, आम भाषा में कहते हैं आप उसे, है ना। जो लोग बैंकिंग से नहीं जुड़ा हुआ वो यही बोलेगा कि हमने अपना घर गिरवी रख के पैसा लिया, गाड़ी गिरवी हैं रख के मॉर्गेज। पैसा ले लिया। लेकिन आम शब्दों में साधारण भाषा में आप बोल सकते हैं, लेकिन बैंकिंग के अंदर टर्मिनोलॉजी अलग यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि जिस प्रॉपर्टी के ऊपर आप लोन ले रहे हैं उस प्रॉपर्टी का नेचर अलग अलग है, एक सा नहीं है वो। ठीक है। प्रॉपर्टी का नेचर अलग अलग है, एक सा नहीं है। तो जो ज्वेलरी है, ठीक है, या कोई कंपनी का शेयर है या बॉन्ड है, ये फिक्स्ड नहीं है, ये ट्रांसफरेबल है, आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा। इसका ऑनरशिप रजिस्टर्ड नहीं है। अब मान लो कि कुणाल है, आप बैंक में है, काम करते हैं, और कुणाल कस्टमर है। कुणाल आता है और कहता है कि देखिए जी, 25 लाख रुपए का जेवर है अपने पास, गोल्ड का ज्वेलरी है 25 लाख रुपए की। बिल दिखाता है आपको, मुझे लोन दे दीजिए। एक मिनट रुकना। सुधाकर का कॉल आ गया। चलिए आगे चलते हैं। तो नकुल थे, और नकुल, नकुल ही थे ना, नकुल को ही बोला था ना हमने, या कुणाल को बोला था? किसका नाम लिया? कुणाल। कुणाल कुणाल। दोनों एक सा लग रहा सर है ना। मेरे को तो कुछ बोला ही नहीं सर। अच्छा, नहीं नहीं, मैं नाम ले रहा था, मैं पूछ रहा हूँ किसका लिया था। घबराइए मत आप इतना, कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। मैं तो जी पूछ सर, रहा हूँ वही तो। किसका एग्जाम्पल दे रहे थे। सर तो कुणाल। कुणाल, हाँ। तो कुणाल क्या है कि 25 लाख रुपए के बिल लेकर आ गए बैंक में, बोलते हैं कि देखिए मेरे पास 25 लाख रुपए का सोना है, मुझे लोन चाहिए, लोन दे दीजिए। तो आप लोन दे देंगे? हाँ। यस सर, गोल्ड लोन मिल जाएगा सर। बिल नहीं के ऊपर मिलेगा, तो नहीं देंगे ना। बिल के ऊपर नहीं मिलता। बिल के ऊपर नहीं देंगे हम, क्यों? क्योंकि भैया बिल, जो सोना है ना, उसकी कोई रजिस्ट्री नहीं है, ओनरशिप रजिस्टर थोड़ी है। अगर बिल के ऊपर दे दिया, आप किसी दूसरे को जाके सोना बेच आएंगे, यहाँ से भी पैसा ले लिया, वहां से भी पैसा ले लिया और भाग गए। तो इसलिए ऐसी चीजें जो मूवेबल है, मूवेबल मतलब जो मूव कर सकती है, जिसकी ओनरशिप रजिस्टर्ड नहीं है किसी जगह, तो ऐसे सामान को हम गिरवी लेते हैं। गिरवी में करते क्या, हम पहले वो सामान अपने पास रख लेते हैं, पहले हम उस सामान को अपने पास रख लेते हैं और तब पैसा देते हैं, वो गिरवी होता है। यानी मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है, जो मूव कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह,
आसानी से इजीली ट्रांसफरेबल हो सकती है किसी के पास, या जिसकी ओनरशिप रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जब हम लोन देते हैं तो पहले हम उसे गिरवी करते हैं। गिरवी में क्या करते हैं, अपने पास उसको रखते हैं और तब हम लोन देते हैं उसे। क्लियर? तो जब हम कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखकर लोन देते हैं तो बैंक प्लेजी होता है और कस्टमर प्लेजर हो जाता है। ठीक है, बैंक प्लेजी होता है और कस्टमर प्लेजर हो जाता है। या आप कह सकते हैं कि जो फिक्स्ड नहीं है ना, ऐसी प्रॉपर्टी भी। अब मान लीजिए कि कोई पर्सन आपसे बोलता है कि भैया मेरी जमीन के बदले मुझे लोन दे दीजिए, आप, जमीन है मेरी और जमीन के बदले लोन दे दीजिए। तो हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है ना कि हम जमीन को छोटा करके बैंक में अलमारी में रख ले और बाद में जब उसको लोन वापस दे तो बड़ा करके दे दे। ऐसा तो डोरेमोन ही कर सकता है ना? डोरेमोन पता है कौन है? यस देखा सर। होगा। ठीक है, पता तो उसके पास टॉर्च होती है ना, सामान को बड़ा छोटा कर देती है। वह ऐसा तो डोरेमोन ही कर सकता है ना, बैंक तो नहीं कर सकता। गैजेट होता तो है। अगर मान लीजिए कि कोई बोलता है मेरे लैंड के बदले लोन दे दीजिए आप, तो बैंक के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है ना कि उस लैंड को पहले अपने पास रख ले और फिर लोन दे। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बैंक क्या करेगा, उसमें बैंक उसको बोलेगा कि आप मुझे इस प्रॉपर्टी के जो पेपर है ना वो दे दीजिए, है ना? क्यों? क्योंकि जब तक पेपर हमारे पास है ना, वो किसी और को नहीं बेच सकता, वो किसी और को नहीं बेच सकता। ठीक है, सर डुप्लीकेट पेपर भी तो बन जाते हैं। डुप्लीकेट बनेंगे तो पता पता नहीं लगेगा। इतना आसान थोड़ी है कि डुप्लीकेट पेपर बना लिया और बेच दिया। अच्छा हम्म? सर, जी पहले सर। हाँ, पेपर चेक करेंगे। पेपर चेक करता है वो। ऐसे ही थोड़ी रजिस्ट्रार जो बैठा हुआ है वहां पे, वो ऐसे ही थोड़ी दे देगा किसी को। तो जी पेपर उसी ठीक है बच्चे के सर। नाम पे होने चाहिए या फैमिली भी चल पड़ेगी? नहीं, पेपर जिसके नाम पर है, जो लोन ले रहा है उसी के नाम पे होने चाहिए। ऐसे नहीं तो अब ये बताइए, अगर मान लो कि अब कोई बच्चा, मान कोई घर का कोई पर्सन है जो मेजर हो चुका है, अपने फादर के नाम के पेपर लाके दे देगा बैंक में, बैंक ऐसे नहीं देगा ना लोन। उसके नाम पे थोड़ी वो प्रॉपर्टी, वो कैसे ले सकता है उसके ऊपर? जिसके नाम पर है वो उसको मिलेगा, है ना? लोन सैंक्शन करने के लिए कुछ टाइमिंग होती होगी, जैसे टाइमिंग एक दिन आप। वो तो एक अलग बात है, लेकिन हाँ। जिस अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी आपके नाम पे होगी तभी हम आपको देंगे ना, कि आप अपने फादर की प्रॉपर्टी ले आएंगे हम आपको दे देंगे, ऐसा थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि आप अपने फादर की अलमारी में से पेपर निकाल के ले आए और बोले कि मुझे लोन दे दीजिए, कल को आपके फादर आके खड़े हो गए कि किस किस बेस पे दिया आपने, कंसेंट किसकी थी इसमें? मेरी तो नहीं थी, आपने कैसे दे दिया उसको लोन? है ना? ठीक है। जी सर। हाँ, तो ऐसे नहीं दे सकते हैं। तो जब किसी फिक्स्ड एसेट के बदले या फिक्स प्रॉपर्टी के बदले या इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, कोई हाउस, या फैक्ट्री में लगा हुआ, जमीन में गड़ा हुआ कोई मशीन या प्लांट, उसके बदले अगर लोन दिया गया है तो बैंक वहां पे मॉर्टगेजी बन जाएगा और कस्टमर वहां पे मॉर्टगेजर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? जी यस सर। यस सर। क्लियर हुआ ना? यस सर। सर। ठीक है। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो बताएं आप, रिलेशनशिप में कोई भी डाउट अगर आपके मन में रहा हो तो आप बता सकते हैं मुझे। क्लियर है सर।
हाँ, तो यहाँ तक अगर डाउट नहीं है तो हम आगे चलते हैं। अब है हमारा ड्यूटीज ऑफ बैंक। ठीक है, बैंक की ड्यूटी क्या क्या है उसको समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहला ड्यूटी है हमारा ड्यूटी टू मेंटेन सीक्रेसी अबाउट कस्टमर्स अकाउंट। ये एक अपने कस्टमर के अकाउंट की सीक्रेसी मेंटेन करना बैंक की जिम्मेदारी है कि जो भी कस्टमर का डिटेल है उसका सीक्रेसी मेंटेन रहे। दूसरा वो बोल रहा है कि अगर कोई चेक दिया गया है, कस्टमर ने किसी को कोई चेक दिया है और वो सही से ड्रॉ किया गया है और अगर अकाउंट में बैलेंस है तो उसको ऑनर करे, उस चेक को क्लियर करे बैंक। ये बैंक की जिम्मेदारी है। पासबुक देना और बैंक स्टेटमेंट इशू करना कस्टमर को, ये भी बैंक की जिम्मेदारी है। कस्टमर के चेक को कलेक्ट करना, यानी कस्टमर ने कोई चेक डाला, बैंक में दिया, उसके पैसे को कलेक्ट करना या उसके किसी बिल्स को कलेक्ट करना भी बैंक की जिम्मेदारी है ना। अब क्या है, ये नीचे की तीन जो जिम्मेदारी है बड़ी बेसिक सी है जो आपको पता है। ये चेक अगर किसी ने दिया है तो चेक क्लियर करेगा वो। अगर आपके अकाउंट में पैसा है, आपने किसी को चेक दिया, आपका चेक प्रॉपरली तरीके से आपने दिया था फिल करके, तो वो आपके चेक को ऑनर करेगा। ऑनर मतलब क्लियर कर देगा। अगर आप उससे पासबुक मांगेंगे, स्टेटमेंट मांगेंगे, तो अभी बैंक आपको दे देगा। अगर आप कोई चेक आपने दिया उसको कलेक्ट करने की जिम्मेदारी भी बैंक की है। ऊपर वाले को समझते हैं ये क्या है, जिसमें काफी डिटेल है। वो कह रहा है कि कस्टमर के अकाउंट की सीक्रेसी मेंटेन करना बैंक की जिम्मेदारी है। क्यों है? अगर कोई भी जो बैंक है उसके कस्टमर का जो भी डेटा उसके पास है उसकी सीक्रेसी मेंटेन करना उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी थर्ड पार्टी को उसकी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। किसी भी थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी का मतलब है, मान लीजिए कि साक्षी है। अब साक्षी के घर से जाके कोई बैंक से पूछता है कि भैया साक्षी के अकाउंट में कितने पैसे हैं बता दो, है ना, या इसका अकाउंट स्टेटमेंट दे दीजिए, हम उसके पेरेंट्स हैं या उसका भाई हूँ, बैंक नहीं देगा। वो नहीं जानता किसी को भी, किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं जानता। बैंक और कस्टमर के बीच जो लेन देन है वो उनके बीच ही रहेगा, कोई भी थर्ड पार्टी को नहीं देगा वो डिटेल, अनटिल अनलेस, जब तक कि साक्षी अपनी कंसर्न खुद ना दे दे, वैसे नहीं देगा। ठीक है ना। अगर कस्टमर का अकाउंट भी क्लोज हो गया मान लीजिए, उसके बाद भी वो किसी को नहीं देगा उसकी इंफॉर्मेशन, कोई मांगने आएगा तब भी, है ना। ये बैंक की जिम्मेदारी है कस्टमर के सीक्रेसी मेंटेन करना अकाउंट की। लेकिन सर ये अगर कोई पास सर अगर कोई पासबुक लेके गया होगा तो उसे मिल जाएगी उसकी स्टेटमेंट? नहीं, नहीं मिलेगी। सर क्या बस आप सर एंट्री करवा के ले आते हैं आप, वो एक अलग बात है कि आप एंट्री एंट्री करवा होता है के ले सर। आए, वो एक अलग बात है ना। क्या उसके सर और फैमिली हाँ, मेंबर को भी नहीं दी जाएगी? हाँ नहीं, इंफॉर्मेशन कोई मांगेगा तो नहीं देंगे। अब इंफॉर्मेशन मान लीजिए कि क्या है कि एक तो पासबुक है, पासबुक आजकल मशीन लगी हुई है, कोई जाके एंट्री करा के ले आया भैया, तो उसमें बैंक की तो कोई गलती नहीं है ना। बैंक ने तो मशीन लगा ली, आपने किसी को दे दिया और वो ले जाके करा के ले आया, तो उसमें बैंक क्या कर सकता है? कुछ नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कि साक्षी का वो है अकाउंट और आके कोई ज्यादा जानकारी मांगता है कुछ भी, तो वो उस केस में नहीं देगा।
हाँ, क्या है कि अब वो बोल रहे हैं कि ये जो जिम्मेदारी है बैंक की, ये जो ड्यूटी है ना, ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब कि ये क्या है कि उसको ये ड्यूटी पूरी करनी है, लेकिन नॉट एब्सोल्यूट। नॉट एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि ये पूरी तरीके से लागू नहीं होती बैंक के ऊपर, पूरी तरीके से लागू नहीं होती। क्यों लागू नहीं होती? क्योंकि कई बार ऐसी कुछ परिस्थितियां आ जाती हैं जहां पर बैंक किसी थर्ड पार्टी को इंफॉर्मेशन देने के लिए ऑब्लिगेट हो जाता है। कई बार ऐसी बाध्यता उसके ऊपर आ जाती है कि बैंक को देना पड़ जाएगा इंफॉर्मेशन, इसलिए ये सब्जेक्टिव ड्यूटी है, एब्सोल्यूट नहीं है ये ड्यूटी उसकी। ठीक है ना? आया समझ? ड्यूटी क्या है? सब्जेक्टिव है उसकी ड्यूटी ये, कि मतलब उसको ये किसी को इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, ये उसको मानना है, लेकिन ये पूरी तरीके से लागू नहीं होती। क्यों लागू नहीं होती? भाई कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जहां पर बैंक किसी थर्ड पार्टी को इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन वो कब दे सकता है? वो सर्टेन कंडीशन है। ऐसा नहीं कि कभी भी मन में आया किसी को भी दे दिया, ऐसा भी नहीं है। कब दे सकता है वो बताते हैं आपको। किन परिस्थितियों में एक बैंक थर्ड पार्टी को इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकता है, वो समझिए। हमारा यहाँ ध्यान दीजिए। मैडम यहाँ ध्यान दे लीजिए, फिर एग्जाम में, वरना फिर बगल वाले से पूछोगे क्या बताया था, और वहां पूछने का भी टाइम नहीं मिलेगा आपको, उठा के वापस भगा दिया जाएगा एग्जाम से। बगल वाले से पूछने की कोशिश भी करेंगे ना, तो आपको देखते ही आपको बोलेगा जाइए। तो इसलिए ध्यान दीजिए क्या बता रहे हैं, फिर वरना बाद में फिर बोलोगे फिर से बता दीजिए। क्या है कि किन कंडीशंस में एक बैंकर अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकता है, वो यहाँ पे बताई गई है कि किन परिस्थितियों में वो थर्ड पार्टी को दे सकता है। पहला है अंडर लॉ। इसका क्या मतलब है? कानून के अधीन। यानी अगर किसी भी कोर्ट का कोई नोटिस आ गया मान लीजिए बैंक के पास, सिविल कोर्ट का, इनकम टैक्स के कोर्ट का, सेल टैक्स के कोर्ट का, अलग अलग कोर्ट होते हैं ना, इनकम टैक्स का भी अपना कोर्ट होता है अपना। अगर कोई कोर्ट का नोटिस आ गया और उसमें यह कहा गया कि आप इस पर्टिकुलर कस्टमर की इंफॉर्मेशन दीजिए, तो बैंक को देना पड़ेगा। बैंक मना नहीं कर सकता उस केस में, कोर्ट के नोटिस को मना नहीं कर सकता, देना पड़ेगा उसे। या अंडर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट ऑफ द कस्टमर। या तो कस्टमर ने अपनी खुद ही अपनी कंसेंट दे दी है, अपनी सहमति खुद दे दी है। अब मान लो कविता के पेरेंट्स जाते हैं और वो बोलते हैं कि जी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कुछ, तो कविता ने अगर बैंक को बता रखा है कि हाँ मेरे पेरेंट्स आएंगे तो उनको दे देना ये इन्फॉर्मेशन, मैं कंसेंट दे रही हूँ आपको, तो बैंक दे देगा उस केस में, है ना? कंसेंट खुद की दी हुई है, सहमति दी हुई है, तो दे देगा बैंक। अगर नहीं दी हुई है तो नहीं देगा। कॉमन कर्टेसी अमंग बैंकर्स, ये क्या है इसको समझिए आप। कॉमन कर्टेसी अमंग बैंकर्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक बैंक दूसरे बैंक को कई बार कस्टमर की इंफॉर्मेशन देता है। क्यों देता है? कोई क्रेडिट की सुविधा के लिए, मान लीजिए कि कोई लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है बैंक में, और एक बैंक दूसरे बैंक से उसकी कोई जानकारी चाह रहा है, तो वो एक बैंक दूसरे बैंक को दे देता है जानकारी, है ना? इसे हम कॉमन कर्टेसी कहते हैं। अब मान लीजिए कि कोई कस्टमर है, उसने होम लोन के लिए अप्लाई कर दिया किसी बैंक में। अब उसने जो डॉक्यूमेंट दिए थे, अपनी सैलरी कौन से अकाउंट में आती है, क्या क्या इनकम सोर्स है, उसने अपना बैंक का डॉक्यूमेंट दिया। तो एक बैंक श्योर होना चाहता है, उसने उसके बैंक से जानकारी मांगी, तो ऐसी सिचुएशन में एक बैंक दूसरे बैंक को दे देता है जानकारी। ठीक है? या डिस्क्लोजर इन बैंक इंटरेस्ट, अगर बैंक के हित में कोई बात ऐसी है कि बैंक उसको छिपाएगा, तो बैंक का नुकसान हो सकता है, बैंक के लिए कोई दिक्कत हो सकती है। या पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई, मान लीजिए मैटर है, नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, कि ये बात पब्लिक को पता होनी चाहिए, बैंक ने अगर इसको छुपाया तो बैंक के ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है, या बैंक का रेपुटेशन भी खराब हो सकता है।
तो ऐसी अगर कोई सिचुएशन आ गई तो बैंक क्या करेगा बता देगा, सार्वजनिक कर देगा उस बात को। क्यों? अब मान लीजिए कि बैंक के साथ कोई बड़ा फ्रॉड हो गया, पैसा लेके भाग गया कोई, या सुना ना आपने बिजनेसमैन का ही पैसा लेके भाग गया इंडिया से बैंक का, तो ऐसी चीजें हाइड नहीं कर सकता, वो पब्लिक से जुड़ा हुआ है, नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में बैंक सार्वजनिक कर देगा, उसे बता देगा वो, है ना? हम्म हम्म बता देगा ना? यस हाँ सर। जी, यस सर, यस सर। ये वो परिस्थितियां हैं जिन जी सर। परिस्थितियों में एक यस बैंक सर। अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज कर सकता है। ये वो परिस्थिति